زندگی ہو میری پروان کی صورت
बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह सुब्हान ताला ही जिसे चाहे इज़्ज़त देते हैं और अल्लाह सुब्हान ताला ही जिसे चाहे ज़िल्लत देते हैं और वही हर चीज़ पर कादिर हैं। आशिकान पाकिस्तान और टेलीविज़न की दुनिया के दोस्तों, लीजिए एक और दिन एक और प्रोग्राम लेकर खादिम पाकिस्तान गुलामान रसूल जान शाइक आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज का मेरा प्रोग्राम बहुत दर्दनाक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम मेरे लिए करना बहुत मुश्किल था, इसलिए कि मैं एक बाप हूँ, मेरे 7 बच्चे हैं और जिस बाप के बच्चे हों और वो देखे कि किसी की औलाद उनसे छिन गई है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। औलाद का छिन जाना और उनका कत्लेआम होना, उसमें बहुत फ़र्क है। अगर माँ बच्चे को छीन के ले जाए या बाप कोर्ट कचहरी से छीन कर ले जाए तो वो चीज़ें बर्दाश्त हो जाती हैं। अगर बच्चा खुद ही एक नेचुरल डेथ का शिकार हो, जो अल्लाह तबारक ताला ने लिखा है कुल्लु ज़ाइक़तुल मौत, तो वो भी बर्दाश्त इंसान कर लेता है। मगर जब किसी के बच्चे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए तो बर्दाश्त नहीं होता। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं थोड़ा बात आपको अपने बारे में बताऊं। मैं बिल्कुल किसी से नहीं डरता। अगर डरता हूं तो सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला से। बहुत से लोग मुझसे नाला हैं भी कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, कुछ छुपाता नहीं हूँ, मेरे दिल में कोई ऐब नहीं, मैं कुछ दिल में रखता नहीं हूँ, जो सच होता है मुंह पे बक देता हूँ और इसकी वजह से बहुत से लोगों को तकलीफ़ होती है। मैंने गुज़श्ता 30-40 सालों में जो रेडियो और टेलीविज़न प्रोग्राम किए, उनमें से हालात से पर्दा उठाया। यही वजूहात थी कि जब मुझे अदालतों में घसीटा गया तो मेरे ऊपर एक मोहर लगी, वन मैन माप। नाज़रीन, जब मैंने अपने बारे में अखबार में वो आर्टिकल पढ़ा जिसमें मुझे वन मैन माप कहा गया था, तो मैं खुशी से भूला नहीं समाया। मैंने देखा कि ये लोग हम मुसलमानों से किस कदर डरते हैं, किस कदर खौफज़दा हैं हमसे। फिर उसमें एक लाइन थी कि जब भी कभी मैं पुलिस स्टेशन में दाखिल होता था, पूरी ह्यूस्टन की पुलिस हरकत में आ जाती थी, घबराती थी मुझसे, खौफज़दा थी मुझसे। मैं सोचता था अगर मैं एक इंसान हूँ जिससे ये इस कदर खौफज़दा हैं और अगर यहाँ लश्कर इस्लाम आ जाए तो फिर क्या होगा। फिर मैं सोचता था कि हाँ, जब खालिद बिन वलीद ने और तारक बिन ज़ियाद ने हमले किए, जब मोहम्मद बिन कासिम आया, तो ये उनसे खौफज़दा क्यों हुए? इसलिए कि वो अल्लाह से मोहब्बत करते थे, उनके सामने अल्लाह के सिवा कोई और नहीं होता था। उसी तरह मेरे सामने अल्लाह के सिवा कोई और नहीं है। यहाँ पर मैं एक पर्सनल बात आपको बताना चाहता हूँ। मेरे वालिद मोहतरम जब आज से तकरीबन 32 बरस पहले इंतकाल कर गए इस दुनिया से, तो उन्होंने मुझे बिस्तर मर्ग पर बुलाया और कहा, बेटा बैठो, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, अब्बा कल बातें करेंगे, कल मैं आपको घर ले जाने आऊँगा और डॉक्टर ने कहा सुबह आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो मेरे वालिद ने मुझे कहा, बेटा बैठ जाओ, कल तुम्हें बाप नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन किसी और घर में, तुम्हारे घर में नहीं। मैं अपने वालिद के साथ बिस्तर पर बैठा और उन्होंने मुझे सबसे पहले कहा, बेटा मुझसे वादा करो कि जो वादा तुम मुझसे आज करके जाओगे उस पर कायम रहोगे। मैंने कहा, अब्बा क्यों नहीं, ज़रूर कायम रहूँगा। तो मुझे कहने लगे कि बेटा वादा करो तुम कभी शराब नहीं पियोगे। मैंने कहा, डैडी मैंने कभी शराब नहीं पी, मैं शराब क्यों पीऊँगा? नहीं बेटा मुझसे वादा करो। मैंने कहा, अब्बा कभी शराब नहीं पीऊँगा। फिर कहने लगे, बेटा मुझसे वादा करो कि तुम रोज़े रखोगे, ज़कात दोगे और 5 वक्त की नमाज अदा करोगे। तो मैंने फिर अपने वालिद से कहा, अब्बा आपने तो हमें बचपन से इस चीज़ की आदत डाली हुई है, आप जानते हैं कि हम ये करेंगे। नहीं बेटा मुझसे वादा करके जाओ। मैंने अपने वालिद से उस चीज़ का वादा किया। तो मैंने वालिद से पूछा, अब्बा जान आपने मुझसे ये सवाल क्यों किए और ये मुझसे वादे इस तरह से क्यों लिया? कहने लगे, बेटा मैं अपने मालिक से मिलने जा रहा हूँ जो मेरी जान का मालिक है। वो जब मुझ पर ये सवाल करेगा कि पीछे क्या छोड़ आए हो, तो मैं उसको ये बता सकूँ, रब्बुल इज़्ज़त देख मैं अपनी तरफ से कोशिश करके आया हूँ, अब तू ही देख ले मैं पीछे क्या छोड़ आया हूँ। आज मैं अपने वालिद की उन बातों को सोचता हूँ कि मेरे वालिद खुदा से कितना डरते थे। मुसलमान आदमी थे, कई हज किए थे उन्होंने, कई उम्रे किए थे। उसकी सादत तो मुझे भी हुई,
میں اپنی والدہ کو لے کے گیا جو 27 برس کے بعد پاکستان لوٹی تھی, وہ بھی اپنے بھائی کی موت پر. اور جب ہم پاکستان گئے تو سرگودے میں میرے ماموں رہتے تھے, اور جب ہم اس علاقے میں پہنچے پورے کا پورا محلہ مجھے ملنے آیا تو میں نے عشق دیکھا پاکستانیوں کو, پاکستانیوں سے کس قدر محبت ہے. میں بھولے نہیں سمایا کہ میری قوم کے لوگ کس قدر محبت ایک دوسرے سے کرتے ہیں, کتنا احساس اور درد ہے انہیں ایک دوسرے کا. لیکن یہ جو دردناک واقعہ پشاور میں ہوا یہ ناقابل برداشت ہے اور ناقابل معافی. ناظرین, اس پہ آج ڈسکشن ہوگی, ہماری بات کریں گے. میں سب سے پہلے تو اے آر وائی کا شکر گزار ہوں. کچھ ڈاکومنٹریز, کچھ رپورٹس میں آپ کو مبشر لقمان کی اور اے آر وائی کی دکھاؤں گا. میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ان کی اجازت سے ہم یہ نشر کر رہے ہیں. مبشر لقمان, تم بہت بہادر انسان ہو, کم میں بھی نہیں. میرے بھائی, جب بھی تمہیں میری ضرورت پڑی تو تم مجھے وہیں پاؤ گے. میں اس نوجوان صحافی اقرار کو بھی سلام کرتا ہوں جس نے ریلوے کی کرپشن کو بے نقاب کیا اور ڈرا نہیں کہ اسے جیل ہو جائے گی. یہ ہوتی ہے سچی صحافت, نہ کہ وہ جیلو جرنلزم, 150 روپے لے کر فوٹو لگانی, فوٹو بلاک کرنی, جو ہمارے لوکل اخبارات کرتے ہیں. لوکل ٹیلی ویژن ریڈیو کو دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں ہم لوکل چینل ہیں, اور یہاں پر کوئی لوکل چینل وا ٹی وی کے علاوہ نہیں ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا ان باتوں سے. دوسرے ملکوں کے نغمات بجائے جاتے ہیں. آج دیکھیں مبشر لقمان نے آر وائی سے ریزائن کرنے کے لیے تیار تھا, اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی اور ملک کی ثقافت ہمارے ٹیلی ویژنوں پر نشر کی جائے. صرف جو پیملا کے رولز ہیں ان کے تحت چلا جائے. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب میں نے ٹیلی ویژن کا سٹارٹ کیا, وا ٹی وی کا, تو میں نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا 100% پاکستانی چینل چلاؤں گا, اور ہم نے یہی کیا. بہت سی میری کمرشلز بلاک ہو گئی, بہت سا بزنس ہمیں نہیں آتا جو آ سکتا تھا ہندوستانی فلمیں لگانے سے یا ان کے گانے, ان کی ثقافت کو نشر کرنے سے. میں کیوں کروں؟ میں ایک پاکستانی مسلمان ہوں, میری اپنی ایک ثقافت ہے, میرا اپنا ایک مذہب ہے, میرا اپنا ایک کلچر ہے, اور مجھے اس کلچر, اس ثقافت اور اس مذہب پر ناز ہے. ناظرین, سب سے پہلے آج اس دردناک مسئلے پر دھرنے کی بات کرتے ہیں کہ دھرنا ختم کیوں ہوا. میرے خیال میں جو میری سوچ ہے, عمران خان ایک نااہل ترین انسان ہے پاکستان کی سیاست کے اندر. وہ سیاست کے بارے میں کچھ نہیں جانتا, سر بڑبولا ہے, بولتا ہے. میں ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں پاکستان کی محبت ہو, یہ تو میں نہیں جانتا, کہ کوئی پاکستانی ہے ڈیفینیٹلی پاکستان سے محبت کرتا ہوگا. اب اس نے دھرنا ختم کیوں کیا؟ دھرنا اس کے گلے میں پڑ گیا تھا, اس سے نکلنا چاہتا تھا, اسے راستہ نظر نہیں آتا تھا. اس نے دھرنا دے کے بھی دیکھ لیا, اس نے جلوس نکال کے بھی دیکھ لیا, پٹ پٹا کر کے بھی دیکھ لیا, کچھ نہیں ملا. اور یہ پھر یہ سانحہ پشاور کا ہو گیا جس میں ہمارے معصوم پھول مرجھا گئے, خاموش وادی خاموشہ میں چلے گئے. وہ بہت رویا اس دن, میں برداشت نہیں ہوا مجھ سے. ذرا ان ماؤں کے درد کو دیکھیے جو بچے کے انتظار میں بیٹھی ہوں گی. کبھی میرا بچہ گھر آئے گا, کہے گا امی مجھے بھوک لگی ہے, کھانا دو. امی مجھے کھیلنا ہے, میں کرکٹ کھیلنے جا رہا ہوں, امی میں ہاکی کھیلنے جا رہا ہوں. وہ بچہ کبھی ماں سے نہیں کہہ سکے گا. اس سانے میں عمران خان کو موقع مل گیا کہ اس میں دھرنا ختم کر دے, کیونکہ اس کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا. وہ ایک ناکام سیاستدان ہے اور رہے گا, اس لیے کہ اس کو خدا نے ایک موقع دیا تھا خیبر پختونخوا میں, اس کو ڈیولپ کر سکتا تھا. وہ دھرنوں میں پڑ گیا, کرپشن کی سیاست میں پڑ گیا. ہاں اچھی بات ہے, ہاں ایک چیز عمران خان کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ عوام کو جگانے میں کامیاب ہو گیا. اب یہ عوام بہت جلد سو جاتی ہے, کب سوئے گی آنے والا وقت بتائے گا. ناظرین, میں یہ جو قتل عام ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. مظلوم بچوں کو ایسے کاٹ مارا گیا جیسے گاجر مولی کاٹ دی جاتی ہے. بچوں کے سامنے ان کے ٹیچرز کو آگ لگا کے مار دیا گیا. اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نواز شریف صاحب, اس کے ذمہ دار آپ ہیں. اگر آپ نے چند برس پہلے قدم اٹھا لیا ہوتا, جنرل قیانی صاحب
اس کے ذمہ دار آپ ہیں. اگر آپ نے قدم اٹھا لیا تو جو ضرب اب ہو رہا ہے وہ آج سے چند برس پہلے ہو جاتا تو یہ سانحہ نہیں ہوتے. ہمیں جنرل ضیاء نے ایسے دوزخ میں دھکیل دیا ہوا ہے جس سے ہم نکلنا بھی چاہیں تو نکل نہیں سکتے. کاش ہم افغان وار میں انوالو نہ ہوتے. کاش ہم افغانیوں کو پاکستان میں داخل نہ ہونے دیتے اور انہیں ایران کی طرح اپنے بارڈروں پر رکھتے اور وہیں ان کے کیمپ لگاتے. ہم نے تو انہیں کھلی چھٹی دے دی, ان کو تعلیم بھی دی. یقین جانیے کہ یہاں کے ریسٹورنٹوں میں جب ہم بیٹھتے ہیں ان افغانیوں کا 99.999% بزنس پاکستانی ہے. جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں, کہتے ہیں ہم پہ کوئی احسان کیا ہے, تمہیں اس کی قیمت ملی ہے. ہاں ہمیں قیمت ملی ہے, ہماری معیشت تباہ کر دی گئی, برباد کر دیا گیا ہمیں. زمین باتیں ہوں گی اس پر آج بہت سی. نواز شریف کی غلطیوں پہ بات کریں گے. افغانستان میں ہمارے کمانڈر ان چیف جو گئے تھے رحیل شریف صاحب, اس کے بارے میں بات کریں گے. سزائے موت کے بارے میں بات کریں گے اور کچھ اور بھی باتیں ہوں گی. لیکن سب سے پہلے یہ میری چھوٹی سی کاوش جو میں نے ARY سے لی ہے ان کی مدد سے بنائی ہے. اور اس کے بعد کل ہیوسٹن میں ہمارے ہیوسٹن کے لوگوں نے اپنے بچوں کو یاد رکھتے ہوئے ان کی یاد میں شمعیں جلائیں. آپ کچھ انٹرویو سنیں گے, کچھ لوگوں کو دیکھیں گے. ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے پاکستانی تڑپتے ہیں اپنے ان بچوں کے لیے, کیونکہ یہ بچے انہی کے نہیں تھے, ہمارے تھے, ہماری قوم کے تھے. ہمیں دکھ ہوا ہے, بہت دکھ ہوا ہے, بتا نہیں سکتے. شاید ہی کوئی گھر ایسا ہوگا ہیوسٹن میں یا دنیا میں جہاں مسلمان بستا ہو جس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے ہوں. شاید ہی ایسا کوئی اور بھی دنیا کا شہری ہوگا, کوئی اور بھی مذہب والا ہوگا جو ان کو چونکا نہیں ہوگا. نہیں چونکے تو وہ دہشت گرد نہیں چونکے جنہوں نے بے درد معصوم پھولوں کو مسل کر رکھ دیا. ان کا قصور بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ان بچوں کا قصور کیا تھا جس کی ان کو سزا ملی. لیجئے مبشر لقمان صاحب کی یہ چھوٹی سی رپورٹ, اور ARY کا شکر گزار ہوں اگین کہ ہمیں نشر کرنے کی اجازت دی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے بچے کس بات سے کنفیوز ہیں. میں وزیر اعظم پاکستان, وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تقریر کا ایک حصہ آپ کو سناتا ہوں, سنیں اور خود مجھے جواب دیں. ایک ہی کلچر تھا, ایک ہی ہمارا جو ہیریٹیج ہے, ایک ہی معاشرے کے ہم لوگ تھے. یہ صرف وہ جو بیچ میں ایک بارڈر آ گیا بس وہ یعنی کہ ایک بارڈر آیا, باقی تو آپ ہم اسی سوسائٹی کے ممبران ہیں. آپ ہم جو ہے وہ ایک ہی کلچر ہے, ایک ہی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے. جس کو آپ رب کہتے ہیں ہم بھی اسی کو رب کہتے ہیں, جس کو آپ پوچھتے ہیں رب کو اس کو ہم بھی پوچھتے ہیں. جب واجپئی صاحب نے اس بات کا گلہ کیا کہ جناب دیکھیں کارگل کا وہ مس ایڈونچر کر کے میری پیٹھ پر چھرا گھونپا گیا, میں نے کہا بالکل واجپئی صاحب ٹھیک کہتے ہیں, ان کی پیٹھ میں چھرا واقعتاً گھونپا گیا. اگر میں ان کی جگہ ہوتا میں بھی یہی بات کرتا. میاں نواز شریف صاحب, واجپئی بھی ٹھیک کہتے ہیں اور نریندر مودی جو اب وزیر اعظم بن رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں. ذرا سن لیں مختلف اوقات میں نریندر مودی نے کیا کہا آپ کے لیے. نواز شریف نے یہ کہا ہندوستان کے پردھان منتری دیہاتی عورت جیسے ہیں. نواز شریف یہ آپ کی کون سی اوقات ہے, آپ میرے دیش کے پردھان منتری کو دیہاتی عورت کہہ کے سمبودھن کرتے ہو. असम के बगल में बांग्लादेश है और गुजरात के पड़ोस में पाकिस्तान है. यहाँ सरकारें ऐसी आई है कि बांग्लादेशियों के कारण पूरा असम परेशान है और मेरे कारण पूरा पाकिस्तान परेशान है. जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखाता. मुझे देर नहीं लगती. मैं आज भी कहता हूं पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए. ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए. पाकिस्तान को आपने क्या लव लेटर लिखना, पाकिस्तान का लव लेटर तो आपको मिला था. खबरें, रोजनामा खबरें दिखा रहा हूं मैं, कोई हिंदुस्तान का अखबार नहीं दिखा रहा. ये मियां नवाज शरीफ साहब देखें और पाकिस्तानियों को जवाब दें. और इसमें लिखा है कि गुजराल की तरफ से नवाज शरीफ ने मुझे कश्मीरी मुजाहिदीन की सरगर्मियों की खुफिया रिपोर्ट दी. जी,
نواز شریف نے مجھے کشمیری مجاہدین کی خفیہ سرگرمیوں کی رپورٹ دی, گجرال کا چونکا دینے والا انکشاف. اور وہ آگے لکھا ہے کہ میں تھکا ماندہ بستر پر لیٹا ہی تھا کہ ہاٹ لائن کی بیل سن کر چونک اٹھا اور سوچنے لگا کل ہی تو نواز شریف سے سٹنگر میزائلوں سمیت گرفتار ہونے والے 5 مجاہدین بارے بات ہوئی. فون اٹھا کر بات کی تو نواز شریف نے گرجدار آواز میں سلام کیا. میں نے پوچھا کیا ہوا تو بولے وعدہ پورا کرنے کے لیے فون کیا ہے کہ 24 گھنٹے میں مجاہدین کے بارے میں اطلاعات دے دوں گا, بتا دوں گا. میاں نواز شریف, گانا, گجریلا اور گجرال کے علاوہ آپ کو کیا پسند ہے مجھے بتائیں. اور خواجہ آصف صاحب جو ہر روز کہتے ہیں کہ میری کبھی پرانی تقریر اٹھا دی, میری کئی نئی تقریر اٹھا دی, تو مشرف کے بھی تو پرانے آپ کیے ہوئے باتوں کو لے کے اٹھے ہوئے ہیں نا. آپ بھی کون سا نئی کو بات لے کے اٹھے ہوئے ہیں. اور سچی بات ہے خواجہ آصف, قتل کوئی 10 سال پہلے بھی کر دے تو 10 سال بعد بھی وہ قاتل ہی کہلائے گا اور اس کو اس قتل کی سزا ملے گی. آپ اپنی ایک اور تقریر دیکھیں, ایک اور تقریر آپ دیکھیں اس بریک کے بعد, وہ والی نہیں جو 2 پہلے آپ کو سنا چکا ہوں. آپ کو میں ایک اور تقریر آپ کی سناؤں گا, اس وقت مجھے بتائیے گا. اور سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ پاکستان ہے تو یہ اسمبلی ہے, اور یہ اسمبلی ہے تو ممبران ہیں, یہ ممبرز ہیں تو آپ وزیر ہیں. تو شکر کرے کہ پاکستان ہے جس کے خلاف اور جس کی افواج کے خلاف آپ جو ہے ہر وقت جھوٹا زہر اگلتے رہتے ہیں. بلکہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, خواجہ آصف آپ ڈیفنس منسٹر ہیں اس ملک کے, پاکستان کے کسی گیرزن میں ذرا جائیں اور جا کے مجھے دکھائیں, آپ کو پتا چلے کہ ہاؤ مچ پیپل لو یو. آپ کو سیالکوٹ میں جو ابھی آپ کے ساتھ ہوا, میں آپ کو وہ دکھاؤں, میں آپ کو جو سیالکوٹ میں ہوا خواجہ آصف آپ کے ساتھ دکھاؤں. آپ کا اپنا حلقہ, آپ کے اپنے لوگ, واچ دس. جوتے پڑ رہے ہیں. کوئی صاحب یہاں پہ آپ کو پتا نا کیا کیا کہا انہوں نے, اور جوتے پھینکے آپ کے اوپر لوگوں نے. کیوں پھینکے؟ آپ ان کو ٹھنڈا کرتے رہے, اور وہ آپ کو جن الفاظ میں سلامی دیتے رہے وہ میں دہرا نہیں سکتا, ورنہ یہی پیمرا میرے اوپر نوٹس بھیج دے گا کوئی نہ کوئی. جی, یہ محبت ہے پاکستان کی عوام کو اس شخص سے جو افواج پاکستان کے خلاف زہر اگلتا ہے, اور وہ بھی جھوٹا. ایک خواجہ آصف, I'm going to show the people of Pakistan another reason why they don't like you. Watch it yourself. یہ اسلحہ جو ہم نے اپنی دفاعی افواج کو دیا ہوا ہے, یہ ہم نے ہندوستان کے آگے ان کو لڑنے کے لیے دیا تھا. یہ آج جو F-16 مانگے جا رہے ہیں $5 ارب کے عوض, کیا اس سے بلوچستان پہ بمباری ہوگی, وزیرستان پہ بمباری ہوگی, یا سندھ پہ بمباری ہوگی, یا پنجاب پہ بمباری ہوگی؟ کیونکہ آج تک تاریخ میں ہمارے حکمرانوں نے کوئی جنگ نہیں جیتی, اور جو بھی جنگ لڑی اس کی ابتدا ہمارے حکمرانوں نے کی. یہ لمحہ فکریہ ہے. ہم کو اپنی صفوں میں اپنے ملک کے دشمن تلاش کرنے پڑیں گے. میں نے 14 جون کو اپنی تقریر میں کہا تھا کہ جب ڈھاکہ فال ہوا پنجاب خاموش رہا, پنجاب شری کے جرم بن گیا. پنجاب اکمپلش کا اس جرم نے جو میرے وطن کے خلاف فوجیوں نے کیا, جو میرے وطن کے خلاف فوجیوں نے کیا, جو یحییٰ خان نے کیا, یحییٰ خان کے جو ساتھی جرنیل تھے انہوں نے کیا. مجھب الرحمان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا, مجھب الرحمان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا. صرف یہ تھا کہ یحییٰ خان اپنے اقتدار کو دور دینا چاہتا تھا. آج بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے, آج پھر جھگڑا ہے تو اقتدار کے دوران کا جھگڑا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو استحصالی طبقہ ہے, یہ استحصالی گروہ جو ہے, جو میرے ملک کے, میرے وطن کے ریسورس سے پچھلے 58 سال سے قابض ہے. میں پھر حوالہ دوں گا اپنی 14 جون کی تقریر کا, کہ پاکستان کی عوام نے اپنی ہڈیوں سے گوشت اتار کے جو ہے ان کے قدموں پہ نشاور کر دیا. لیکن انہوں نے کیا دیا ہے؟ پاکستان جو ہے وہ تاریخ میں تو پتہ نہیں رہے گا کہ نہیں رہے گا. پاکستان جو ہے وہ
तारीख में तो पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन जुग्राफिये से 71 में भी निकला और बाकी बचा खुचा भी जो है जुग्राफिये से निकल जाए। ये हमारी जंग जो लड़ी गई है, कारगिल की हो, सियाचिन की हो या मशरकी पाकिस्तान की हो, उसमें किसी में भी जो है स्टेट की सैंक्शन शामिल नहीं थी। वहां की डिक्लेरेशन के लिए पार्लियामेंट की रेटिफिकेशन की जरूरत होती है। हमारे हुक्मरानों ने जो इस मुल्क के मफादात के ठेकेदार बने हुए हैं, जो अपने आप को इंटरप्रेटर कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट का, वो आप लोगों को 15 करोड़ के अवाम के नुमाइंदों को इस काबिल नहीं समझते कि वो आपसे मशवरा भी करें कि हम जंग करने ला जा रहे हैं किसी दुश्मन से या किसी अपने भाई बंद के खिलाफ जो है हम बंदूकें तान रहे हैं। इसीलिए ये तमाम जंगें अनपॉपुलर रही। हमें ये चेहरे पहचानने होंगे जनाब चेयरमैन, हमें अपने दोस्तों और दुश्मनों की शिनाख्त करनी होगी। बहुत इसमें और भी है, मैं अब क्या क्या सुनाऊं। ख्वाजा आसिफ को मैं याद कराऊं, ख्वाजा आसिफ के मियां नवाज शरीफ के मुतालिक गुजराल कह रहा है, खबरें अखबार भी कोट कर रहा है, बाकी अखबारात भी कोट कर रहे हैं कि उन्होंने कश्मीरी हुर्रियत पसंद मुजाहिदीन की लिस्टें वहां पे इंडिया को प्रोवाइड की, उसके बाद एक एक करके उनको शहीद कर दिया गया। उनके साथ जो हुआ वो आपको पता है और मुझे पता है। मुझे ये बताएं कि कौन है गद्दार असल में। मुझे ये बताएं कि जो अफवाज पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इदारों को जो इन सख्त अल्फाज में, घटिया अल्फाज में बार बार नेशनल असेंबली के अंदर वो जो है धुतकारता रहता है, क्या वो वजीर दिफा, क्या वजीर दिफा तो बड़ी दूर की बात है, वो जेल के बाहर रहने का मुस्तहक है कि नहीं है? मुझे तो इन सवालों का जवाब नहीं पता, जो बाकी अवाम है वो इसका जवाब दे सकती है। जनरल हमीद गुल मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बड़े अफसोस की बात है जनरल हमीद गुल साहब, एक सर्विसमैन सोसाइटी है, अभी तक आपकी एक आवाज नहीं आई। एक आदमी है और वो उठा उठा के अफवाज पाकिस्तान के ऊपर गलाजत के अंबार फेंक रहा है, और वो भी झूठ, और सारे चुप बैठे हैं। नहीं, हमने इसके ऊपर बात की है। हमने कहा कि ये जिस अंदाज में किया जा रहा है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत स्ट्रांगली इसकी बात की है हमने, मैंने खुद बात की है, कई टेलीविजन चैनल्स पे बात की है। अभी परसों मैंने नवाए वक्त को एक इंटरव्यू दिया था, उसमें बात की है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपके पास नहीं आ सका तो और बात है। जनरल साहब, क्या दुनिया के किसी मुल्क में किसी को इजाजत है इस तरह की बात करने की? नहीं, न सिर्फ किसी मुल्क में बल्कि खुद पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आर्टिकल 63 है या 64 गालिबन, उसके अंदर ये बात है कि अदलिया के ऊपर, अफवाज पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके से तनकीद नहीं की जाएगी। लेकिन ये पता नहीं पुरानी तकरीर है या नहीं जो आप अभी दिखा रहे थे। तो क्या अगर मैंने कत्ल किया हो तो 10 साल के बाद आप उसको छोड़ देंगे? नहीं, वो ठीक है, लेकिन वो हमें ये उस वक्त नोटिस लेना चाहिए। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ जनरल साहब, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। गार्डियन दिखाता हूँ। चले, पाकिस्तानी अखबारों का तो हमें एतबार नहीं रहा, आपको नहीं रहा, वो पता नहीं, हालांकि बेचारे सब कुछ काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन गार्डियन दिखा देता हूँ। और गार्डियन ये कह रहा है कि मिलिट्री ब्लॉकिंग पाकिस्तान इंडिया ट्रेड डील, एंड कौन कह रहा है? शहबाज शरीफ। कौन कह रहा है? शहबाज शरीफ। 13 फरवरी 2014 की, ये 13 फरवरी 2014 की बात कर रहा हूं, और वो कह रहे हैं, गार्डियन में खबर छपी, उसमें कहा, शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान और भारत की तिजारत को रोक रही है। और उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ ने भारत और पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट को खबरदार किया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारत में मुदाखलत मत करें, और भारतीय मामलात में वजीर आला शहबाज शरीफ बहुत तवज्जो दे रहे हैं। और ये उन्होंने ख्यालात का वहां इजहार किया। और क्या ये आर्टिकल 6 के जुमरे में नहीं आता? जी, आर्टिकल 6 तो ये इसको वो देखना पड़ेगा ना कि आप करें, उसको कोई तो लेके आएगा ना इसको अदालत के अंदर, अगर ये आर्टिकल 6 को इन्वोक करना है, क्योंकि आर्टिकल 6 जो है उसके अंदर भी एक झोल है। परवेज मुशर्रफ के सिलसिले में हमने यही कहा कि भाई वो बहुत ही उसने नुकसान पहुंचाया। मैं खुद जानता हूं कि उसने किस कदर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, और लेकिन वो गलत पॉलिसीज की वजह से पहुंचाया है। उसको मीर जाफर और मीर सादिक के कतार में नहीं खड़ा कर सकते आप कि उसने बिल्कुल ही गद्दारी की है। तो ये
आर्टिकल 6 जो है क्लियर नहीं है इसके ऊपर। ब्रेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक और चीज उस बीच में ब्रैकेट कर दिया उसके अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत से लोग करते रहते हैं, होता रहा है। लेकिन अब हमारी पोजीशन ये है कि भाई ये एक दाग जो है पाकिस्तानी अफवाज के ऊपर हमेशा के लिए तारीख के सफाहत पे सबत नहीं हो जाना चाहिए कि उनका चीफ एक गद्दार था। चीफ की गद्दारी ये हो सकती है कि भाई आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा सेल कर दिया, क्योंकि सबसे बड़ी डिमांड तो अमेरिका की यही थी ना कि न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं या न्यूक्लियर रोल बैक करे, लेकिन वो परवेज मुशर्रफ ने नहीं किया। बावजूद इसके कि उसने और बहुत सारी गलतियां की, वो उसकी कोई एक खून की लकीर है जो उसने फैला दी और कौम को तकसीम कर दिया। बीच में कोई एनलाइटेंड मॉडरेट हो गया और कोई जो है वो एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटलिस्ट हो गए। कोई भी लीडर अपनी कौम को इस तरीके से तकसीम नहीं किया करता, लेकिन उन्होंने ये किया, सब कुछ किया और बहुत कुछ किया। कैंप डेविड में जाके उन्होंने मुआहदे कर लिए और जाके कह दिया कि ये आप ड्रोन करते जाए, हमें कोई फिक्र नहीं है, यानी आपने हमारे, और यहीं से ड्रोन उड़ा करते थे, बाद में भी उड़ते रहे यहीं से। दिसंबर 2006 तक 2011 तक ड्रोन हमारी सरजमीन से शमसी एयरबेस से उड़ा करते थे और यहीं से हमारा एमुनिशन और उनका सारा साजो सामान यहीं से जाया करता था कराची से। तो ये तो इसके ऊपर तो मैं बहुत बड़ी तनकीद कर चुका हूँ, बार बार कर चुका हूँ। आपको मालूम है कि मैं इसके लिए जेल में भी गया इसके लिए, लेकिन ये मेरे लिए ये जो थोड़ा सा हजम करना बड़ा जरा मुश्किल है, खुद मेरे लिए नहीं बल्कि जो हम रिटायर्ड फौजी हैं दूसरे, कि भाई हमारा चीफ गद्दार था, ये हमेशा के लिए लिखा जाएगा क्या? वाकई ये हमारी तारीख का एक हिस्सा बन जाएगा? हो सकता है कि मैं इसके अंदर जरा जज्बाती अंदाज में सोच रहा हूँ, लेकिन आखिर एक बड़ी प्रोलॉन्ग एफिलिएशन है हमारी फौज के साथ अपने। तो ऐसा करें ना सर, फिर ऐसा करते हैं मीत गुल साहब, फिर जियाउल हक को भी गद्दार कहते हैं। अफगान वॉर में खामखा चले गए, हमारी वॉर नहीं थी, वो आपने पंगे लिए, उन्होंने भी लिए। तो लेट्स स्टार्ट ओवर देयर एज वेल। मेरा मतलब है जिसका आप क्रेडिट ले रहे हैं तो फिर वो भी तो हमें असल में तो जंग में उसने धकेला ना। आप जातियात को फिर बीच में से यानी मत अलग करें। माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल जनरल साहब, और मैं बड़े अदब के साथ एक बात पूछ रहा हूं कि मेरे पास ये कुछ चीजें हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। आप अगर टेलीविजन पता नहीं पता आपके सामने है सर, आप देख रहे हैं टेलीविजन? मौजूद है। ओके, अब आप देखें, मैं आपको चंद चीजें दिखाता हूं और मैं आपको सिर्फ कश्मीर के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से चंद चीजें दिखाता हूं कि जनवरी 1989 से 31 दिसंबर 2013 तक भारतीय फौज के मुजालिम से 1 लाख से ज्यादा अफराद वहां पे शहीद हुए हैं। 7014 कश्मीरी शहरियों को भारतीय अफवाज और पुलिस ने गैर कानूनी हिरासत के दौरान शहीद किया। टॉक अबाउट मिसिंग पीपल, यहां 675 की बात हो रही है, ये 7014 की है। उस वक्त 1,22,711 कश्मीरी भारतीय सिक्योरिटी इदारों के गैर कानूनी कैद में हैं इस वक्त एज वी स्पीक राइट नाउ। मकबूजा कश्मीर में जनवरी 1989 से दिसंबर 2013 तक 1,05,996 इमारतों और घरों को तबाह किया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दी के बायस 22,776 खवातीन बेवा हुई और 1,07,446 बच्चे यतीम हुए हैं। इस अरसे के दौरान मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज की दरिंदों के खिलाफ की जानिब से तकरीबन 10,086 कश्मीरी औरतों की इस्मत दरी की गई है। कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम के बायस पिछले 20 सालों में 17,000 अफराद ने खुदकुशी की, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक यानी वहां पे मुसलमानों को सिर्फ 7% अफराद को जो है वो सेहत की बुनियादी सहूलियात मुयसर हैं, बाकियों को वो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर जाओ और वहां से जाके इलाज कराओ। इस पार्लियामेंट में परवेज मुशर्रफ के मुतालिक तो बड़ा कुछ कहा जा रहा है। किसी में हिम्मत है, किसी में इतना कैरेक्टर है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर शहीद होने वाले मुसलमानों के लिए, वहां पे निहत्ती खवातीन की इस्मत दरी के लिए कोई मर्द सामने उठे और आए और कहे मैं अपने बच्चों को वहां भेज रहा हूं, मैं खुद वॉलंटियर कर रहा हूं। फौज के ऊपर तो ब्लेम कर रहे हैं, फौज को तो हर किस्म का ब्लेम कर रहे हैं। कितने सियासतदानों ने अपने बच्चे भेज दिए जिहाद के लिए वहां पे जनरल साहब?
नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मतलब है कि हमने भी फौज के दिन भी तो हमला नहीं किया। आप, मेरा ख्याल है कि इसको इस चीजों से हट के जरा असूलों की बात करते हैं हम, कि चाहे वो एक आदमी गिरफ्तार किया जाए या 1 लाख किए जाए, या एक नाजायज मौत हो या 1 लाख नाजायज मौतें हो, वो सारी की सारी अलमनाक है। ना हमारा दीन हमें इजाजत देता है, ना हमारा आईन हमें इजाजत देता है, ना हमारा इखलाक हमें इजाजत देता है इस बात की। तो हमें जो मगरिब के साथ शिकायत ही यही है कि वो गुलाम रखते हैं हमको, कौमों को गुलाम रखते हैं, स्लेव ट्रेडिंग करते रहे हैं, और उन्होंने खून रेज जंगें दी हैं और वसाइल लूटने के लिए उन्होंने सब कुछ किया। यही चीज भारत के ऊपर लागू आती है कि भारत जो है वो एक इंपीरियलिस्ट पावर है। ब्राह्मणिज्म और इंपीरियलिज्म एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, और वहां पे जो ब्राह्मण है उनकी तादाद, मैं जब ISI में था तो हमने ये इसके ऊपर एनालिसिस करवाया था, वो 2.5% से ज्यादा नहीं है, और बाकी लोग जो है वो चौतर वर्ना हो या मुसलमान हो, सिख हो, ये मिला मिलू के। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि मकबूजा कश्मीर में भारत के अंदर औरतों की इस्मत दरी कैसे की जाती है, लेकिन उसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई इस असेंबली में बोलने वाला नहीं है, सेनेट में बोलने वाला नहीं है। यहाँ पे गाना, गजरेला और गुजराल ही हमें पसंद है। वॉच दिस। 7 लाख भारतीय अफवाज मकबूजा कश्मीर में मासूम निहत्ते कश्मीरियों को बदतरीन दहशतगर्दी का निशाना बना रहे हैं, ताकि मकबूजा वादी में उनकी तहरीक आजादी को दबाया जा सके। अब तक मकबूजा वादी में 1 लाख से जायद अफराद को शहीद किया जा चुका है, जिसमें गैर कानूनी हिरासत के दौरान कत्ल और लापता अफराद भी शामिल हैं। पिछले 23 सालों में भारतीय फौज की जानिब से बगैर किसी खौफ और कानून के इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। भारतीय अफवाज ने मुख्तलिफ हमलों में औरतों और बच्चों समेत हजारों शहरियों को बेदर्दी से शहीद किया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इज्तिमाई हमलों में गाँव के गाँव जला दिए गए और औरतों को तशद्दुद और इज्तिमाई ज्यादती का निशाना भी बनाया गया। कुछ अरसे कबल 23 साल लड़की को भारत की दारुल हुकूमत दिल्ली में एक चलती बस में 6 अफराद की जानिब से ज्यादती का निशाना बनाने के वाक़ये ने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया। पूरे मुल्क में इस तकलीफ दे वाक़ये के बाद एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ और औरतों के खिलाफ होने वाले तशद्दुद और ज्यादती पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। लेकिन शायद दिल्ली में इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनने वाली लड़की खुशकिस्मत थी, जिस पर पूरा भारत उसकी तकलीफ में उसके साथ था। लेकिन जब मकबूजा कश्मीर में आसिया और नीलोफर को इज्तिमाई ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया तो किसी की जबान से एक लफ्ज न निकला। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज और पुलिस औरतों के साथ ज्यादती को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। 1989 से आज तक भारतीय फौज 10,000 से जायद कश्मीरी औरतों को ज्यादती का निशाना बना चुकी है। फरवरी 1991 में कोनान होशपुरा में होने वाले इज्तिमाई ज्यादती का वाकया भारतीय फौज के हाथों मासूम कश्मीरी बहनों की अस्मत दरी का दर्दनाक वाकया है। इस दिन कपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में बेबुनियाद ऑपरेशन के दौरान 1000 से जायद औरतों की अस्मत दरी की गई, जिनकी उम्रें 7 से 17 वर्ष के दरमियान थी। क्या कोई बता सकता है कि भारतीय हुकूमत ने इस घनौने जुर्म में शामिल अफराद को सजाए मौत क्यों नहीं दी? अगर दिल्ली में लड़की के साथ इज्तिमाई ज्यादती की जाती है तो मीडिया इस खबर को बहुत नुमाया करता है, जबकि वही खबर अगर मकबूजा कश्मीर के किसी इलाके में हो तो मीडिया इस खबर को दिखाने की जरूरत भी महसूस नहीं करता। हालांकि जब दिल्ली में इज्तिमाई ज्यादती का शिकार लड़की भारत में सिंगापुर नामी अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, एन उसी वक्त पूंछ डिस्ट्रिक्ट में 35 साल औरत को अगवा करने के बाद इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। लेकिन किसी भी मीडिया ने इसको कवर नहीं किया और न ही इस वाकये की रिपोर्ट की गई। पिछली 2 सदियों से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुसल्लह अफवाज की ज्यादती की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन न जाने आलमी बिरादरी समेत अक़वाम मुत्तहिदा इस दहशतगर्दी पर खामोश क्यों है। वो था एक इतनी बड़ी सेल थी और उसमें कील लगाते थे। उस टाइम उन्होंने पता नहीं कौन सा बटन दबाया और मेरे बाजू के ऊपर, मेरे टांगों के ऊपर चलाया तो मुझे इतना दर्द हो रहा था। मेरे बाजू बंद थे। एक तो वो 2 बंदे थे, तो एक तो मैं अकेली लड़की थी इतनी छोटी, तो मैं कुछ कर नहीं पाई उस टाइम। मैं सोच रही थी शायद मेरे इज्जत लूटने लगे तो फिर बाद में मुझे मार डालेंगे। वो तो बाद में वैसा ही हुआ, मेरे कपड़े फाड़ कर और मेरी जिंदगी खराब कर दी उन्होंने। मैं चिल्लाती थी, कोई नहीं सुनता था, खाली मैं ऐसी पड़ी रही घर में।
پاکستان ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کو پتہ نہیں کون کون سی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن خود انڈینز جب ایڈمٹ کر لیتے ہیں کہ ہماری آرمی نے دہشت گردی کی جو افواج پاکستان یا پاکستان کے اداروں پہ لگائی جاتی ہے، تو اس کے متعلق کبھی بات نہیں ہوتی ہے نیشنل اسمبلی میں، کبھی بات نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ عصیم آنند نے کیا کہا؟ سمجھوتا ایکسپریس کس نے کروایا؟ کون تھا اس کے پیچھے؟ سنیں ذرا. ARY نیوز کو باوثوق ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق ثابت ہو گیا ہے کہ بھارتی فوج کے کچھ عناصر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں. یہ ہندو انتہا پسند تنظیم راشٹریہ سیوک سنگھ کا رہنما سوامی آسیم نند ہے. اس نے اعتراف کیا ہے کہ سانحہ سمجھوتا ایکسپریس اور مالیگاؤں گاؤں میں بم دھماکوں میں اس کی تنظیم کو بھارتی فوج کے کچھ عناصر کی مدد حاصل رہی. دلچسپ بات یہ ہے کہ سوامی آسیم نند کو جیل میں ڈالا گیا تو وہاں حیدرآباد مکہ مسجد دھماکوں کے ملزم عبد الکلیم نے اس کی بڑی خدمت کی. اس کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر ہی سوامی آسیم نند نے عدالت میں اعتراف جرم کیا. سوامی آسیم نند نے بتایا کہ اس کے دہشت گرد گروپ کو بھارتی فوج کے کرنل سری کانت پروہت نے 2008 میں ہونے والے مالیگاؤں دھماکوں کے لیے بارود فراہم کیا تھا. سری کانت نے بھارتی فوج کے دیگر افسروں کو بھی RSS میں شمولیت پر اکسایا. سوامی کے بیان کے بعد بھارت کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے سانحہ سمجھوتا ایکسپریس کے 3 ملزمان کی نشاندہی کے لیے 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا. اس میں سندیپ دنگے، راما چندرا اور کال سنگارا شامل ہیں. ان ملزمان نے مساجد میں بم دھماکے کیے جس کی گرفتاری کے لیے 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا گیا ہے. کال سنگرا بھی RSS کا رکن ہے جبکہ شیوم ڈھاکٹ بھی RSS کا فعال رکن ہے. اس نے سنیل جوشی اور کال سنگرا کے ساتھ مل کر ہندو انتہا پسندوں کو بم بنانے کی ٹریننگ دی. یہ علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی دہشت گردوں کی کارروائیوں میں ملوث رہا ہے. دیواندر گپتا نے دہشت گردوں کی کارروائیوں کے لیے لاجسٹک سپورٹ فراہم کی ہے. لوکیش شرما نے حیدرآباد میں مکہ مسجد اور اجمیر شریف میں دھماکوں کے لیے موبائل فراہم کیے. یوگی آدھیانت BJP کا سابق رکن پارلیمنٹ ہے. اس نے سنیل جوشی کو دھماکوں کے لیے مالی معاونت فراہم کی. راجیش مشرا کا تعلق بھی ہندو انتہا پسند گروپ سے ہے جو کانگریس کے کارکنوں کے قتل سمیت متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے. آسیم نند کے مطابق آندریش کمار کا تعلق RSS سینٹرل کمیٹی سے ہے جس نے مالیگاؤں دھماکوں، سانحہ سمجھوتا ایکسپریس، اجمیر شریف اور مکہ مسجد میں دھماکوں کے لیے رقوم فراہم کی تھی. سوامی آسیم نند نے بیان میں کہا ہے کہ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ دہشت گردی کی کارروائیاں کر کے اس کا الزام مسلمانوں پر لگائیں. اس سلسلے میں انہیں بھارتی فوج کے کچھ عہدیداروں کی حمایت بھی حاصل تھی. میاں نواز شریف کو، خواجہ آصف کو یا خواجہ سعد رفیق کو ARY نیوز کی رپورٹ کا یقین نہیں آئے گا. یہ تو پاکستان کا چینل ہے، اس طرح ایسا بولنا ہے. لیکن اپنی اخبار ٹائمز آف انڈیا کو تو دیکھ لیں. ٹائمز آف انڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ ٹائمز آف انڈیا بتا رہا ہے کہ گورنمنٹ بیہائنڈ پارلیمنٹ اٹیک 26/11، اور اس میں وہ کوٹ کر رہے ہیں. کس کو کر رہے ہیں؟ RVS مانی کو، جو انڈر سیکرٹری ہے، انڈر سیکرٹری ہوم منسٹری کا، انٹیریئر منسٹری کا. پاکستان کا نہیں، پاکستان کے تو خواجہ آصف ہیں، ان کے مانی صاحب ہیں وہاں پہ انڈیا کے ہوم منسٹر. اور وہ بتا رہے ہیں کہ دونوں اٹیکس پارلیمنٹ کے اوپر بھی اور جو بامبے کے اندر بھی ہوا، یہ انڈین ایجنسیوں نے پلان کرائے تھے اپنی لیجسلیشن کو چینج کرانے کے لیے اور وائڈ رینجنگ پاورز لینے کے لیے. اور یہ سارے میڈیا میں آیا، بھارتی میڈیا میں نہیں آیا تو ہمارے میڈیا میں ذرا اس کو کمزوری کے ساتھ لیا گیا. کیوں؟ کس بات سے ڈرتے ہیں ہم سچ بولتے ہوئے؟ کس بات سے ہم یہ بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے را کا کتنا ہاتھ ہے؟ کس بات سے ہم ڈرتے ہیں بتاتے ہوئے کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر جو شخص بیٹھا ہے، پاکستان کو جو مطلوب ہے، وہ کس پاسپورٹ کے اوپر ٹریول کر کے وہاں پہ گیا ہے؟ کس بات سے ہم ڈرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جو ہم نے دہشت گرد پکڑے ہیں کچھ فرنٹیئر کے اندر، KPK کے اندر، اس میں خود افغانستان کے لوگ بھی ملوث ہیں اور وہاں کے بھی لوگ ہیں جو ان کو کرزئی لیڈ لوگوں نے پاکستان کے اندر بھیجا تھا. ہم صرف پاکستان کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے، پاکستانیوں کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے اور افواج پاکستان کو اور پاکستان کے فوجی اداروں کو، یعنی ان کے ذیلی ادارے جو ہیں ان کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے ہمیں سب کچھ کیوں نظر آتا ہے؟ کشمیر میں ہونے والی بربریت ہمیں کیوں نہیں نظر آتی؟ کشمیر کو چھوڑ دیں، خود ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے ذرا میں چاہوں گا کہ خواجہ سعد رفیق اور خواجہ آصف اور وہ نام نہاد NGOs جو ویسے تو مجھے بڑا کہتے ہیں کہ میں فاشسٹ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، ذرا اس کو دیکھ لیں اور ہندو انتہا پسندی کی
एक खूबसूरत मिसाल भी देख लें नाउ। पाकिस्तान में अस्करियत और इंतहा पसंदी की मौजूदा लहर की कड़ियां किससे मिलती हैं? इसका कोई एक जवाब मुमकिन नहीं। एक राय यह है कि इसकी जड़ें आज़ादी से पहले हिंदू मुस्लिम फसादात और आज़ादी के अमल में होने वाली हिजरत से मिलती हैं। कुछ ये इल्जाम लगाते हैं कि खूने मुस्लिम में अस्करियत पसंदी दाखिल है। एक बड़ी तादाद तकसीम हिंद से मिलने वाली मसला कश्मीर की विरासत और बाद में वहां पर भारतीय अफवाज के बेपनाह मजालिम और रियासती जबर को करार देती है। एक बड़ी तादाद का यह भी कहना है कि अफगानिस्तान में रूसी फौजों की आमद के बाद वहां शुरू होने वाली मज़ाहमती तहरीक, जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका समेत आलमी बरादरी ने मुजाहिदीन की भरपूर मदद की और मकासद पूरे होने के बाद मुजाहिदीन को बेयारो मददगार छोड़ दिया, जो पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी की वजह बनी। लेकिन आज का सच तो ये है कि जनूबी एशिया के बेशतर ममालिक किसी न किसी शक्ल में इंतहा पसंदी और अस्करियत पसंदी का शिकार है। आजादी के दिनों से ही भारत आसाम, पंजाब और कश्मीर में तशद्दुद की लहर का शिकार रहा है। भारतीय हुकूमत इस हवाले से जो भी दावे करे, लेकिन वो इस हकीकत को नहीं झुटला सकती कि मजहबी इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के अजदहे वहाँ फन फैलाए बैठे हैं। भारत की कम से कम 13 रियासतें ऐसी हैं जहाँ अस्करियत पसंद अपनी मनपसंद कार्रवाइयाँ करते रहते हैं, और अगर मजहबी इंतहा पसंदी की बात की जाए तो बात और भी आगे बढ़ जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस वक्त 174 के करीब ऐसी तंजीमें काम कर रही हैं। सिर्फ मणिपुर में 40 अस्करियत और दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। आसाम में 36, पंजाब में 12, मेघालय में 4, नागालैंड में 3, मिजोरम में 2 और अरुणाचल प्रदेश में 1। इसी रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में ऐसी तंजीमों की तादाद भी 30 से ऊपर है। भारत की इंतहा पसंद मजहबी तंजीमों की सरहदें तो सूबों और रियासतों की भी मोहताज नहीं। उनके ताने बाने भारत की कौमी सियासत और सियासी जमातों से जा मिलते हैं। ये सिर्फ इंतहा पसंदों की फिक्री रहनुमाई ही नहीं करती, बल्कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयां भी करती हैं। RSS यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, VHP यानी विश्व हिंदू परिषद और BT यानी बजरंग दल जो VHP का यूथ विंग है, ये सब भारत में नेशनलिज्म और हिंदू धर्म की खिदमत की आड़ में इंतहा पसंदी और तशद्दुद को फरोग दे रहे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी का आंगन भी इंतहा पसंदी और फिरका वराना नफरत के कांटों से भरा पड़ा है। 18 फरवरी 2007 को भारतीय रियासत हरियाणा के शहर पानीपत से गुजरने वाली पाक भारत समझौता एक्सप्रेस के अंदर होने वाले बम धमाकों, जिनमें 50 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए, और सितंबर 2008 में महाराष्ट्र और गुजरात के शहरों मालीगोन और मदोसा में होने वाले मुस्लिम कुछ हमलों में मुलव्विस भारतीय आर्मी इंटेलिजेंस के लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित और मेजर समीर न्यानंद समेत तमाम बड़े किरदारों का ताल्लुक इन्हीं इंतहा पसंद तंजीमों के साथ साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में शानदार तारीखी फन तामीर का शाहकार और मुसलमानों की अजमत रफ्ता की अमीन बाबरी मस्जिद की शहादत, उड़ीसा, कर्नाटका और दूसरी रियासतों में ईसाइयों पर हमले और आंध्र प्रदेश में मुसलमानों का कत्लेआम, ये सब क्या है? कौन है जो मुतनाज़ इबादत गाहों का ढोंग रचाकर अयोध्या में राम जन्म भूमि, मथुरा में कृष्ण जन्म भूमि और काशी में काशी विश्वनाथ टेम्पल बनाना चाहता है? फिर कौन है जिसने गुजरात में सन 2000 में खून की होली खेली? किसने अहमदाबाद समेत वहां के सैकड़ों शहरों और कस्बों में 2000 से ज्यादा मुसलमानों की जान ली और लाखों से उनके घर छीन लिए? किसने मजहबी जुनूनियों और इंतहा पसंदों को क़यामत बर्पा करने की खुली छुट्टी दी? रियासती मशीनरी किसके इशारे पर हजारों मासूम बच्चों और औरतों की आहों और सिसकियों पर खामोश तमाशाई बनी रही? भारत के साथ रोमांस और 21वीं सदी की पार्टनरशिप के दावेदार अमेरिका ने भी अब हिंदू इंतहा पसंदी का इतराक कर लिया है। उसका कहना है कि RSS और तालिबान जनूबी एशिया के सबसे बड़े इंतहा पसंद ग्रुप हैं। अमेरिकी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस का मानना है कि भारत में होने वाली दहशतगर्दी और इंतहा पसंद हमलों में नजरियाती इख्तिलाफ के अलावा कश्मीर के हल तलब मामले का बहुत अमल दखल है। भारत में बाएं बाजू की इंतहा पसंद जमातों और तंजीमों की तारीख भी कोई नई नहीं। भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह का कहना है कि भारत की ख्वाजा आसिफ को या ख्वाजा साद रफी को तो कश्मीरी भूल जाएंगे, वो तो पता नहीं, उनको नहीं याद रहते, उनको और बड़ी चीज़ें याद रहती हैं, क्योंकि आजकल उनके मसले और हैं। जैसे ये गोलान गोल हाइड्रो पावर है, तरबेला 4th एक्सटेंशन हाइड्रो पावर है। इन प्रोजेक्ट्स का तो मैं आपको कल बताऊंगा कि ख्वाजा आसिफ इसमें क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, और रेलवे के ऊपर भी आपको बताऊंगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है और क्यों ख्वाजा साद रफीक जो है वो दूसरी तरफ आपकी नजरें उठा रही हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कश्मीर में होने वाली आपको मैं 2-3 बातें बताऊं कि इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करने के बावजूद
جو بھارت مسلسل کر رہا ہے. یہ سارے خواجہ جو ہیں نیشنل اسمبلی میں نہیں بولتے, پرائیویٹلی نہیں بولتے, میڈیا کے آگے نہیں بولتے, پریس کانفرنسز میں نہیں بولتے, بولتے ہیں تو افواج پاکستان کے خلاف بولتے ہیں. مثلا وہاں پہ سلال ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ جو بن رہا ہے, وولر براج پروجیکٹ جو ہے, بگلیار پروجیکٹ جو ہے, کشن گنگا, ڈول ہستی, یوریلی اور نیمو بازو جو پروجیکٹس ہیں جو انلیگلی انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی کر کے بنائی جا رہی ہیں, کیا اس کے اوپر پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں آواز اٹھ رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا, اگر آپ کو پتا ہو تو مجھے بتائیے گا. اور اس کے علاوہ کشمیر سے نکلنے والے دریائے جہلم اور چناب پہ برسر ڈیم جیسے بڑے منصوبوں پہ جو کام ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کا پانی چوری ہو رہا ہے, آزاد کشمیر کا پانی چوری ہو رہا ہے, کشمیر کا پانی چوری ہو رہا ہے, اور ہمیں کہا جا رہا ہے ہمیں انڈیا سے بجلی لینی چاہیے, کاروبار کرنا چاہیے. کتنا کاروبار کرنا ہے؟ میاں نواز شریف, خواجہ آصف, خواجہ سعد رفیق, کفن کی جیبیں نہیں ہوتی. پشاور کے اسکول میں ملکی تاریخ کی سفاک ترین دہشت گردی اندھادھن فائرنگ, بچوں کو خون میں نہلا دیا. طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی. اسکول میں ایک اور دھماکہ سنا کیا. آرمی پبلک اسکول میں 132 بچوں سمیت 141 افراد شہید ہوئے. ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق خودکش جیکٹس پہنے 7 حملہ آور مار دیے گئے. اسکول کلیئر کر کے انتظامیہ کے حوالے. اے آر وائی نے دہشت گردوں کی تصاویر حاصل کر لی. سانحہ پشاور پر 3 روزہ قومی سوگ کا اعلان. وزیراعظم کا دہشت گردوں کو چیلنج, معصوم جانوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے. پارلیمانی پارٹیز کا اجلاس کل طلب. عمران خان اجلاس میں خود شرکت کریں گے. وزیر اعظم آرمی چیف وزیر داخلہ کی کور ہیڈ کوارٹرز پشاور آمد. صورتحال پر بریفنگ. وزیر اعظم آرمی چیف کا حالات کا جائزہ. جنرل راحیل شریف نے اسکول پر حملہ بزدلانہ فعل قرار دے دیا. شہادتوں پر پوری قوم سوگوار. مفتی اعظم نے طالبان کو ظالمان قرار دے دیا. سیاسی قیادت طالبان کے خلاف متحد. اچھے برے طالبان کا فرق ختم. 7 روز میں پارلیمانی کمیٹی ایکشن پلان دے گی. دورہ کابل میں آرمی چیف کی آئی ایس کمانڈر اور افغان صدر سے ملاقات. انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ. وادی تیرہ میں 57 دہشت گرد مارے گئے. سزائے موت دینے پر عائد پابندی اٹھا لی گئی. السلام علیکم. یہ جو واقعہ ہوا ہے پاکستان میں, یہ بہت ہی دردناک ہوا ہے. جو انوسینٹ چلڈرنس کی کلنگ ہوئی ہے, یہ علماء علیہ السلام کو بھی علماء کو چاہیے ہمارے کہ بہت یونائٹڈ ہو کے سب ملک کو اکٹھا ہونا چاہیے. یہ جو ہو رہا ہے یہ بہت سخت زیادتی ہے. کسی کے ایک بچے کو بھی پین ہوتی ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے, اور وہ 136 لوگوں بچوں کو جو کیا ہے مرڈر, وہ بہت زیادتی ہے. یہ پورے پاکستانیوں کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو یونائٹڈ ہونا چاہیے اور اس ٹائم اکٹھے ہو کے اس میں دکھ میں شامل ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. ہماری بھی فوج کو جتنی ضرورت ہے اور کسی انسان کو چاہیے کہ اس کی ہیلپ کریں, فوج کو بھی اور پاکستانیوں کو بھی, اور جتنے بھی گلوبل لوگ پاکستانی بیٹھے ہیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. اور ہم اس میں دکھ میں شریک ہیں. جن کے بچوں کو یہ پین ہوئی ہے, ہم دعا گو ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پہ رحمت کرے اور ان کو دل کو تسلی دے, اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اذیت ناک سزا دے جو لوگ یہ کر رہے ہیں. السلام علیکم. آج کا جو پشاور میں سانحہ ہوا ہے, اس کے لیے انتہائی افسوسناک ہے اور انتہائی شرمناک ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور جنہوں نے کیا ان کو ان کے انجام کو پہنچائے. السلام علیکم. آج کا جو سانحہ پشاور میں ہوا ہے, پردیس میں رہتے ہوئے ہم اپنے ملک کی ہر چھوٹی اور بڑی خبر پر غور سے دیکھتے ہیں, اور آج یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے ہمارے گھر والے, ہمارے دوست احباب, کمیونٹی والے سب ایک صدمے کی کیفیت میں ہیں. اور ہم دعا کرتے ہیں سارے کہ اللہ ان معصوم شہداء کی مغفرت کرے, ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے, اور جو اس کام میں ملوث ہیں
अल्लाह उनको दुनिया आखिरत में इबरत का सामान बनाए। मुझे बहुत अफसोस है पाकिस्तान के इस साने पे जो पेशावर में जो सानिया हुआ है और इसमें जो 130-135 जो लोगों की शहादत हुई है, जिन बच्चों की, और हमें बहुत दुख है, वी आर वेरी अपसेट जो हुआ है, एंड वी आर ऑल हियर फॉर ह्यूमैनिटी एंड जस्ट इन सपोर्ट ऑफ फॉर द ग्रेट सोल्स दैट हैव जस्ट लेफ्ट अस। थैंक यू। आज हम यहाँ पे जमा हो रहे हैं ताकि अपनी सपोर्ट उन विक्टिम्स और उनकी फैमिली के साथ दिखा सकें कि ह्यूस्टन उनके साथ स्टैंड करता है। एक बहुत ही दर्दनाक और इबरतनाक चीज़ हुई है। एज अ फादर ऑफ अ 2-year-old आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि वो फैमिलीज़ किस तरीक़ों से, पेरेंट्स किस चीज़ से गुजरे होंगे। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर देम। तो हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन सबको सब्र दे, और हम सब तालिबान के अगेंस्ट जमा हैं यहाँ पे, अल्लाह उनको इबरतनाक सज़ा दे। So people are of all faiths, all nationalities, all ethnic backgrounds. They are here to support the humanity. It rarely happens. आज हम तमाम पाकिस्तानी और पूरी दूसरी साउथ ईस्ट एशिया की कम्युनिटी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जो पेशावर में सानिया हुआ है, जो मासूम लोगों को, स्कूल के बच्चों को बड़े बेईमाना कत्ल किया गया है, उसके लिए आज हम कंडोलेंस कर रहे हैं अपना कैंडल लाइट जला करके। और ये सिर्फ एक दिन के कॉल के ऊपर सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, और हम यहाँ पर गैर मुल्क में रहते हुए बताना चाहते हैं कि हम सब इकट्ठे हैं और हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं ह्यूस्टन से एरम बोल रही हूँ, और हम यहाँ सब जमा हुए हैं इस प्रोटेस्ट के लिए जो पेशावर में हुआ है छोटे बच्चों के साथ। और हमें बहुत दुख है, बीइंग अ मॉम इट्स वेरी सैड, एंड पूरे 2-3 दिन हो गए हैं यही बातें सोचते हुए कि उन माओं के दिल पे क्या गुजर रही होगी जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है। और आई होप कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सब्र दें और उनकी इस कुर्बानी को पाकिस्तान के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए कबूल करें। और बहुत शुक्रिया।
It's all about being together and the fight for terrorism, no matter what religion, caste, breed you are. It's to be united. Thank you. یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے سارے ہم سب لوگ باہر کھڑے ہیں اور یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انسانیت جو ہے یہاں پہ ابھی بھی زندہ ہے. ایون دو ہمارے یہاں پاکستان میں اس طرح کے کام ہو رہے ہیں جہاں پہ بے غیرت لوگ جو ہیں آ کے اور بچوں کو قتل کر رہے ہیں, اپنا اسکولوں میں جا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار رہے ہیں. یہاں پہ ہم سب لوگ یہاں پر آئے ہیں اس بات کی مذمت کرنے کے لیے کہ اس طرح کے کام جو ہیں they're absolutely unacceptable and they cannot happen, and we're here standing for justice and for the right thing to do. Well, I'd just like to say that this is my message to the victims in Pakistan. The whole Houston is here in the vigil for you, and we're all saying a little prayer for you guys. Our hearts go out to you, and we hope that in this tense and difficult time, you guys find peace. Thank you. السلام علیکم, میرا نام جاوید صدیقی ہے. یہاں پہ آج تمام مختلف ہر پارٹی کے اور ہر طبقے کے لوگ یہاں پہ جمع ہیں ہیوسٹن میں, اور ہم سب متحد ہیں اس بات میں کہ جو بہیمانہ انسیڈنٹ ہوا ہے پاکستان میں اس کو پورے زور کے ساتھ کنڈیم کرتے ہیں, اور حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ ان درندوں سے سختی کے ساتھ جلد از جلد نمٹا جائے, اور ہم پوری قوم میں کے دکھ میں درد میں ان کے ساتھ شریک ہیں. شکریہ. Good afternoon, everyone. My name is Andy Cortez. I'm here, born and raised in Texas. I've never been to Pakistan. I've never met any of these people except for my friends here in the United States. I know that these attacks are wrong. We need to support each other because this is a human experience. This is something that we should stand by as this is wrong against everything that we stand for. We believe in goodness. We believe in the righteousness of people, and this is something that we should all believe in and stand for. Thank you, everyone. I just feel it's so barbaric, so awful. Even animals spare their children, and these barbers, I don't know what they did. They have no shame, no mercy. It is such a condemning act that they did. It's just pitiful. And I wish Imran Khan, Nawaz Sharif, all they will step up and do something for the country. Thanks. ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں سانہ پشاور کی وجہ سے. ہم ان تمام والدین اور ماں باپ کے حق میں یہاں پہ ان کو حوصلہ دینے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر تکلیف عطا فرمائے, اور ہم ان کے ساتھ ہیں. اور ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی پولیٹکس ہیں ان کو چاہیے کہ اب ان کا کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, اور نف از نف. دیکھیں, یہ ہیوسٹن کے وادیوں کی طرف سے ہم اپنا بالکل دکھ کا اظہار کرتے ہیں, اور ان کی جو فیملیز ہیں ان کے دکھ کے ہم شریک ہیں. لیکن یہ انشاءاللہ یہ موقع ہے کہ قوم اکٹھی ہوگی اور کچھ نہ کچھ اس کا بنے گا. السلام علیکم. میں سب کو میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج پورا پاکستان جس سچویشن میں مبتلا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایجوکیشن بالکل نہیں ہے. اگر ہماری تعلیم عام ہوتی اور ہم سب میں تعلیم کا معیار زیادہ ہوتا تو آج ہم اس پوری دنیا میں ذلیل نہ ہو رہے ہوتے.
पहला स्टेप इस सारी सिचुएशन को ठीक करने के लिए है कि हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे अवेयरनेस हासिल करें, और अवेयरनेस के लिए तालीम हासिल करना बेहद ज़रूरी है। इसके बगैर आप दीन को भी नहीं समझ सकते। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये तमाम लोग जितने हम सब यहाँ पे खड़े हुए हैं, इस वक्त हम ह्यूस्टन में फेस्ट हैमर और पोस्ट हॉक पे हैं। हम सबको दुख है उन तमाम शहीद बच्चों के लिए और उन तमाम माँ बाप के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, और हम दुआ करते हैं कि उन तमाम माँ बाप को अल्लाह सब्र दे और उन तमाम बच्चों की शहादत को कबूल फरमाए। नाजरीन, आपने रिपोर्ट भी देखी, आपने बातें भी सुनी, आपने देखा कि किस तरह से नवाज शरीफ क्या करते फिर रहे हैं। ह्यूस्टन के लोगों की मोहब्बत भी देखी जो उन बच्चों के लिए है। अब ज़रा नवाज शरीफ की गलतियों की बात करते हैं। मियाँ साहब की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने मुशर्रफ को रिमूव किया। अगर वो मुशर्रफ को रिमूव ना करते और कारगिल की जंग उससे जिस तरह वो लड़ रहा था, ये जो गलतियां कर रहा था उसको दुरुस्त करते और कारगिल की पहाड़ियों को वापस ना करते, जो कि हमारा हक था और वो हमारे पास थी, हमसे छीनी गई थी, तो शायद ये हालात पैदा ना होते। अपनी पार्टी को छोड़कर, सबको छोड़कर वो कॉन्ट्रैक्ट करके पाकिस्तान से बाहर चले गए और कहते रहे मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। सच्चाई ये थी कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था मुशर्रफ के साथ। फिर सच्चाई आपके सामने आ गई। और तो और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने परवाह नहीं की, धरनों की परवाह नहीं की, किसी चीज़ की रिज़ाइन नहीं किया। मुल्क को नुकसान होता है तो होने दो। मॉडल टाउन में बेगुनाह लोगों का कत्लेआम कर दिया। वही शहबाज शरीफ जो बकता फिरता था कि अगर मेरे ऊपर उंगली उठी तो मैं सबसे पहले रिज़ाइन करूँगा, उसने रिज़ाइन किया? नहीं किया, नहीं करेगा। मियाँ साहब को तो चुटकुले सूचे हुए थे। चलिए अब बात करते हैं कि मियाँ साहब ने कॉन्फ्रेंस बुलाई। पहली बात तो ये है कि जब किसी भी चीज़ को डिले करना होता है तो एक कमेटी बना दी जाती है। मियाँ साहब ने सोचा होगा कि चलो 7-8 दिन में ये कमेटी बनेगी, 7-8 दिन में ये रिपोर्ट देगी, इस तरह से महीना 1.5 महीना चलीसवां गुजर जाएगा, लोग भूल जाएंगे तो मुकमुका हो जाएगा। मियाँ साहब, इसका मुकमुका होना बहुत मुश्किल है। आप तो शायद मुकमका कर लेंगे, लेकिन ये दहशतगर्द मुकमका नहीं करेंगे। वो आपसे बार 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 इंतकाम लेंगे, इसलिए कि वो जानते हैं कि नवाज शरीफ एक कमज़ोर और बुज़दिल वज़ीर आज़म है। मियाँ साहब ने मीटिंग बुलाई। अब मियाँ साहब की पहली गलती वहाँ पर, जब उन्होंने ये मीटिंग बुलाई थी और सारे सियासतदान वहाँ जमा हुए थे, तो हम मुसलमान हैं, हम सबसे पहले मौत पे जाएं तो क्या करते हैं? हम फातिहा करते हैं। मियाँ साहब को वहाँ फातिहा करवानी चाहिए थी। और उसके बाद मियाँ साहब को क्या करना चाहिए था? जब कोई फौजी मरता है उसको हम दफनाते हैं या कोई कौमी हीरो मरता है तो हम उसे सलूट देते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते हैं, जो भी करते हैं। मियाँ साहब को चाहिए था कि वहाँ पर कौमी तराना बजाते, सलूट करते इन बच्चों को जिन्होंने अपनी मातरे वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। मियाँ साहब ने वो भी नहीं किया। हाँ, मियाँ साहब ने क्या किया? मियाँ साहब ने इमरान को चाय की दावत दी कि मैं इनको चाय पे बुलाता हूँ या ये मैं चाय पे जाता हूँ तो मुकमका करते हैं। यही मतलब था उनका शायद। अगर मुझे यहाँ आना जाना होता तो बैठना होता तो मैं इनके साथ इनके वहाँ ट्रेलर जहाँ उन्होंने रखा हुआ था वहाँ चला जाता। मियाँ साहब खुदा आदा खौफ करो, आपको गाना गुजरेलाल गुजराल के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। खैर, ये एक मियाँ साहब की। अब हमारे रहील शरीफ साहब जो पाकिस्तान के सच्चे मुजाहिद हैं, मैं अपने कमांडर इन चीफ को जान चुका हूँ, पहचान चुका हूँ। जनरल क़यानी नहीं, वो रहील शरीफ है। जब वो अमेरिका में आए, हम तो यहाँ रहते हैं, यहाँ पर सब कुछ आज़ादी से होता है। हमने अपने कमांडर इन चीफ को उनसे बातें करते हुए देखा कि किस तरह से बातें करते हैं। हाँ, हम उनको रास्ता देंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारी टर्म्स पर, उनकी टर्म्स पर नहीं। अब रहील शरीफ फ़ौरन अफ़गानिस्तान गए और अफ़गान के साथ उन्होंने कोई इंटेलिजेंस को ट्रांसफ़र किया, जो उन्हें करनी भी चाहिए थी। बहुत अच्छा किया उन्होंने। लेकिन नाज़रीन, मैं यहाँ पर कुछ और कहना चाहता हूँ। शायद जनरल साहब को ये करना चाहिए था कि जाकर सदर को कहते कि हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं, तुम भाई हो हमारे, हम नहीं चाहते कि तुम्हारे मुल्क में कोई प्रॉब्लम हो, तुम भी नहीं चाहते होगे कि हमारे मुल्क में प्रॉब्लम हो, लिहाजा ये दहशतगर्द हमारे हवाले कर दो, ये इस मकाम पर वो छुपे हुए हैं।
अफगान को एक मौका देते कि वो इन दहशतगर्दों को पकड़कर हमारे हवाले करते। ये शायद नहीं हुआ, या उन्होंने किया हो और अफगान ने कुछ और कहा हो। अगर ये नहीं तो जनरल साहब उन्हें ये कह सकते थे कि देखो जब हमारे यहाँ कोई दहशतगर्द मिलता है तो अमेरिका ड्रोन मारता है, हमला करता है ड्रोन से। हम भी एक एटमी ताकत है, मजाइल हैं हमारे पास, अगर तुम नहीं दोगे तो फिर हम मजाइल से इन लोगों को उड़ा देंगे। फिर मत कहना कि हमने मजाइल क्यों गिराए। ये भी की जा सकती थी। लास्ट बट द लीस्ट, अफगानिस्तान में 5000 साल से कभी सुकून नहीं हुआ, वहाँ कत्ल व गारत होती चली आई है। वो ज़मीन खून मांगती है और मांगती रहेगी। हमें क्या करना चाहिए? शायद हमें ये करना चाहिए अफगानिस्तान को रोकने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको भारत यूज करता है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान उसको यूज करता है, दहशतगर्दों को ट्रेन करता है, वहां भी ट्रेनिंग देता है, जलालाबाद में भी, और हिंदुस्तान में भी कमांडर्स को बुला के वहां ट्रेनिंग देता है, और वो पाकिस्तान के खिलाफ यूज होते हैं। और ये बॉर्डरों पे जो उनके रॉ के जरिए जो एजेंसीज खुली हुई हैं उनकी कौंसलेट के अंडर में, उसके जरिए वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाता है। मशरकी पाकिस्तान को उन्होंने अलग किया था, वो बलूचिस्तान के पीछे पड़े हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े कैसे किए जाएं। जनरल ज़िया साहब ने शायद एक नेक काम किया था, उन्होंने पंजाब की बॉर्डर को सिक्योर कर दिया था। जो PPP ने और एतजाज हसन ने उनको इंफॉर्मेशन देकर तमाम सिखों की वो जो तंजीम थी उसको ख़त्म करवा दिया और अपने हाथ पांव खुद ही काट लिए। हम बाहर हैं इसमें, अपने हाथ पांव काटने में। लास्ट बट द लीस्ट, मैंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। नाज़रीन, हम क्या कर सकते हैं? हमारी माशाल्लाह 6-7 लाख की फौज है। हम 3 लाख भारत के बॉर्डरों पर रखें और 4 लाख की फौज को हम अफगानिस्तान में धकेल दें, इन्वेड कर लें उस मुल्क को, और उस वक्त तक उन मुल्क के अंदर रहें जब तक एक भी दहशतगर्द मारा नहीं जाता। इन सबको तलाश करें और चुन चुन कर इनको मारें। और उसके बाद हमें अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा वैसे भी कैप्चर कर लेना चाहिए, जलालाबाद तक पाकिस्तान है, उसके बाद अफगानिस्तान शुरू होता है। वैसे भी अफगानिस्तान की कोई इतनी बड़ी ज़रूरत तो है नहीं, चाहे तो वो पाकिस्तान के साथ आ जाए, उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। कोई तरक्की तो उन्होंने करनी नहीं, उन्होंने कोकेन और डोप्स बेचकर तो गुजारा करना है। ये लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। मेरा ख्याल अगर वो पाकिस्तान के साथ रहें या फेडरेशन बना के रहें तो मच बेटर होगा। ये शायद अफगान करेंगे नहीं। मेरे ख्याल में अगर हम अफगानिस्तान को इन्वेट कर लें, कोई दुनिया खामोश रहेगी उस पर, इसलिए कि हम दहशतगर्दों को मारने जा रहे हैं। और अगर मगरब बोले कि ये क्या कर रहे हो, तो तुमने क्या किया था? तुम इराक में क्यों गए थे? तुम सीरिया में हेल्प क्यों कर रहे हो? तुम अफगानिस्तान में क्यों आए थे? दहशतगर्दों को मारने के बहाने। हम भी तो दहशतगर्दों को मारने जा रहे हैं। हमें ये करना चाहिए था। इस तरह से भारत की मोनोपोली को भी हम खत्म कर देते, वो जो प्रोपेगेंडा भारत ने बनाया हुआ है। अब हमारे पास बहुत से दहशतगर्द हैं जिनको सजाए मौत हो चुकी है। बड़ी अच्छी खबर आई है कि जनरल रहील ने ब्लैक वारंट साइन कर दी है। देर किस चीज़ की? अब कोई चारा नहीं है मियाँ साहब, क्योंकि आवाम अब सवाल करेगी आपसे अगर आपने इनको ना मारा। सदर पाकिस्तान को चाहिए कि जितनी भी उनके पास रहम की अपीलें हैं फौरन उनको रिव्यू करें और डिनाई कर दें। पाकिस्तान के तमाम अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट या जिस के अदालत में मुकदमे पड़े, इनको फौरी तौर पर एक्सपेडाइट किया जाए और एक स्पेशल अदालत बनाई जाए जिसमें दहशतगर्दी के मुकदमे चलें और 15-10 दिन के अंदर फैसला कर दिया जाए। नाज़रीन, मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ, आई एम एन अमेरिकन सिटीजन, आई लिव इन अमेरिका। अमेरिका इज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बट यूनाइटेड स्टेट will never compromise on its security. If anybody attack America, America will find them and destroy them, finish them. That's right. That's the way to protect your country, and that's what Pakistan should do. They should enter into invaded Afghanistan until they can find every single terrorist and kill them. Or if Afghanistan don't want to invade Pakistan to invade them, then they should give us those terrorists who are hiding in Afghanistan and stop India for interfering on Pakistan via Balochistan. For कंधार से जो करते हैं। अब जो दहशतगर्द पकड़े हुए इनके साथ क्या करना चाहिए? इमीडिएटली इनको सजाए मौत दे देनी चाहिए। अदालतों ने सजाए मौत दी है, क्यों पाल रहे हैं हम इनको? बैठा के खिला रहे हैं, पाल रहे हैं? क्यों पाल रहे हैं हम इन बदमाशों को, इन गुंडों को, कातिलों को? और ये लश्कर झंगी और बंगी और ढंगी जो हैं,
یہ دہشت گردوں کے لشکر ہیں, ان کو کیوں ختم نہیں کیا جاتا؟ جانتے ہیں آپ کہاں ڈھونڈیں اور ماریں, فوج کا آپریشن کریں inside of Pakistan and finish them. We should kill every terrorist inside of Pakistan, anywhere they live. There should be no Lashkar-e-Jhangi. Now, before I say what we should do with these murderers, but let me say one more thing. What Imran Khan did. Imran Khan has a criminal mind. Let me tell you why. کیا کیا اس نے؟ بجلی کے بل پھاڑ دیے. آپ کو کیا کہتا رہا؟ پیسے مت بھیجو, بھیجنے ہیں تو ہنڈی کے ذریعے بھیجو. آپ جانتے ہیں it's against the law to send money via hundi. If United States finds out you're sending money via hundi, the FBI will arrest you and put you in jail. The Imran Khan wants you to go to jail. اس کو آپ اپنا لیڈر بنانا چاہتے ہیں؟ اس کے ہاتھ میں کوئی پرائم منسٹر کی لکیر نہیں. وہ لڑکا جتنی جلدی سمجھ جائے اچھا ہے. جا بھیا جا کے انگلینڈ میں اپنی اور شہزادی کو پکڑ, یا بھارت کی کسی فلم سٹار سے شادی کر لے. اور میرا بھی تم سے شادی کرنے چلے تو یو آر فائن فار میرا. ایسی بیوی چاہیے تمہیں میرا جیسی, وہ فٹ رہے گی تمہارے ساتھ. آج تمہارے ساتھ, کل نوید کے ساتھ, پرسوں کسی اور کے ساتھ. ایسی بیوی چاہیے تمہیں. That's what you deserve. لیکن ناظرین کیا کہہ رہا ہے عمران خان؟ وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجو. ہیں شروع کرانا چاہ رہا ہے آپ سے, پیسے نہ بھیجو پاکستان. جو بچے آپ کے بھوکے مر جائیں, وہ خاندان جو پلتے ہیں وہ مر جائیں. یہ کیسا پاکستانی ہے؟ یہ کیسے کسی کا دوست ہو سکتا ہے؟ وہ دوست نہیں ہے کسی کا. وہ صرف وزیر اعظم کی کرسی چاہتا ہے. اور یہ سارے بہانے ہیں, دھاندلی ہوئی دھاندلی ہوئی دھاندلی ہوئی. میں آج آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. ہاں دھاندلی ہوئی ہوگی, یہ تو ہمارا پرانا قصہ, ضرور ہوئی ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوئی ہوگی, اور اگر کسی طرح رک جائے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. دیٹ از گریٹ. اگر اس میں عمران خان اکمپلشمنٹ کر لیتا ہے, کچھ اکمپلش کر لیتا ہے, تو there's nothing wrong with that. That's fine. لیکن میں یہ بھی بتا دوں, Mia Sab looks like that he will be agree next year on other election. If the election happen next year, Imran Khan, let me tell you, you will not win no more than 5 or maybe 10 maximum seat more. بہت زیادہ ہو جائے, 32 سے تم 34, 33, 34, 40, 42, 45 ہو جاؤ گے. سوپر نہیں جاؤ گے عمران خان. You have no popularity. تم نے دیکھ لیا ہڑتال بلا کر. Oh come on Imran, stop lying to yourself. See the music. Hear it? Yeah, fat woman is singing. Don't say fat woman haven't sing yet. Having said that, ہم تھوڑا سے ٹریکس آؤٹ ہو گئے. Let's come back to track. اب کس طرح سے ان قاتلوں کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنا چاہیے؟ ان قاتلوں سے کے ساتھ ہمیں ڈیل ایسے کرنے چاہیے کہ جمعے کی نماز کے بعد, دیکھیں مسلمان ہیں, مسلمانوں میں تو گردن اڑا دی جاتی ہے. جمعے کی نماز کے بعد انہیں جامعہ مسجد اس شہر میں کسی بھی شکل, ایک دن ملتان, ایک دن لاہور, ایک دن پنڈی, پھر پشاور, وہاں بلا کر جمعے کی نماز کے بعد انہیں گردنیں قلم کر دی جائیں, اور عوام کو دکھایا جائے کہ یہ تمہارا انجام ہوگا اگر تم دہشت گردی میں انوالو ہوگا, یہ ہم تمہیں دیں گے. گردنیں اڑا دی جائیں دہشت گردوں کی. کوئی دہشت گردی نہیں کرے گا. پاکستان میں لا بنا دیا جائے, جو کسی کا موبائل چھینتا ہے, کار چھینتا ہے, یہ کچھ کرتا ہے, اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. کوئی موبائل نہیں چھینے گا. اور خاص طور پہ ہمیں کریکٹ کرنا پڑے گا پولیس ڈپارٹمنٹ کو. دے آر کرپٹ. آپ نے دیکھا اقرار کی رپورٹ کو, اندھے کو ڈرائیور لائسنس مل گیا, گاڑی کی رجسٹریشن ہو گئی, گاڑی تھانے میں پڑی تھی, اس بچے نے بہت زبردست کام کیا. بیوٹیفل اقرار, I love you. You done an outstanding job disclosing the corruption in Pakistan. Mubashir Lakman, you done an outstanding job. You are an outstanding journalist, outstanding reporter. Our ARY is a good channel. Keep watching that channel. ناظرین, اب ان کو سزائے موت دی جائے, اس طرح سے دی جائے کہ انہیں لٹکا دیا جائے, اور اس میں دیر نہ کی جائے. اس کو لٹکانے کے بعد کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ کچھ تھوڑا سا تشدد ہوگا, یہ غصے میں آئیں گے, کچھ حملے کریں گے, ہمیں ان کے لیے تیار رہنا چاہیے. 1,00,000 1,50,000 فوج شہروں میں گھما دینی چاہیے, ناکہ بندی کر دی. عوام کو تھوڑی سی تکلیف ہوگی, لیکن وہ تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیں بڑی تکلیف ہونے سے. تھوڑی سی آپ کو پریشانی ہوگی, چیک پوائنٹس ہوں گے, لیکن یہ کچھ کر نہیں سکیں گے. پھر ان میں ایک ہے کہ یہ تتر بتر ہو جاتے ہیں, کہتے تھوڑے دن علی غائب ہو جاؤ پھر آ جائیں گے. That's what they do. But when they غائب here and there, look at that proper operation was done in Sawat. Life is coming to a normal. Tourism is started again. پاکستان میں بھی ہم یہی کر سکتے ہیں.
अब जरा सियासी हल की तरफ चलते हैं। इनको सजाए मौत हो और जितनी जल्दी ब्लैक वारंट हो, इसमें कुछ ना इंतज़ार किया जाए। इनको खिलाने पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको रखने की पालने की कोई ज़रूरत नहीं, फ़ौरन इनको सजाए मौत दी जाए with no time waste. We should immediately sentence them to death. No terrorist should live. They should all be killed. Having said that, let's say what's a political way we can find out. नाजरीन, अब ये सारे बाबा जी चले हुए कारतूस, आप देखें ना, शेख रशीद बेचारा यतीम मस्कीन सियासतदान, जब इमरान वहाँ गया और कुछ नहीं हुआ, उसने कहा ए टू जी, अब वो जेड कहते हैं, हम जी कहते हैं, ए टू जी सब नहीं कि उसमें इमरान भी आ गया, लताड़ा उसने, वो इमरान के ट्रेलर पे नहीं था, बेचारा यतीम पॉलिटिशियन है, फिर यतीम मस्कीन हो गया, उसको तो किसी ने बुलाया भी नहीं वहाँ पे। तो नाजरीन, हमें क्या करना चाहिए, जितने बाबे हैं ना सियासत में, दे ऑल बाबा शुड बी डिस्क्वालिफाइड। और पाकिस्तान की सियासत 40 साल से कम उम्र के लोगों के हवाले कर दी जाए जो पढ़े लिखे हों। मिनिमम एजुकेशन शुड बी ए मास्टर्स डिग्री और एटलीस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज, एटलीस्ट बैचलर डिग्री, जो मुशर्रफ ने की थी। दैट वाज अ प्रॉपर वे, क्योंकि हमें तालीम चाहिए। अब मैंने कहा था कि बताऊंगा इन बच्चों का कसूर क्या है। इससे पहले कि मैं बाबूजी की बात करूं, मैं बताता हूं बच्चों का कसूर क्या है। बच्चे बड़े गलत थे, बहुत गलत काम कर रहे थे, उन्हें जो मारा गया उनका कसूर क्या था? उनका कसूर ये था कि उन्हें आका मोहम्मद मुस्तफ़ा के कहे अल्फाज माने, क्योंकि हजूर ने कहा था तालीम हासिल करो, हाथों में चीन क्यों न जाना पड़े। उन बच्चों ने तालीम हासिल करने की कोशिश की, जिसकी उन्हें इतनी बड़ी सज़ा मिली। हमारे फूल मसल दिए गए, कुर्बान हो गए वो पाकिस्तान पर, अपनी तालीम पर। जब मैं सुन रहा था एक बाप को कि उसका बेटा कभी सेकंड नहीं आया था, हमेशा फर्स्ट आता था, तो मैं रो पड़ा। बड़ा होकर शायद वो जनरल बनता, शायद वो टिक्का खान की तरह बहादुर जनरल बनता, शायद वो कायद आज़म की तरह कोई कारनामा अंजाम देता, लेकिन अब वो नहीं है। और उसके भाई को देखो, उसके भाई ने क्या जवाब दिया, हमारी आंखों में आंसू नहीं, हम भाई को दफनाने जा रहे हैं, हमें नाज है अपने भाई पर। अरे मुसलमानों के जज्बे को नहीं ख़त्म कर सकते तुम, मियाँ नवाज शरीफ से सीखो। इससे पहले कि तुम्हारी बेटी मरियम नवाज को कोई उठा ले और उसको भी इसी तरह से आग लगा दे, इससे पहले कि हमजा को अगवा करके कोई इस तरह उसे भी गोली मार दे, ये तालिबान ये भी कर सकते हैं। आपके बच्चों के साथ तो 800, 900, 400, 200 सिक्योरिटी वाले हैं। हमजा जबाज जो सिर्फ एक MNA है, जहाँ हेलीकॉप्टर से होता है, 20 गाड़ियाँ आगे, 10-20 गाड़ियाँ पीछे, ऐसे जा रहा है जैसे किसी मुल्क का बादशाह होता है, हम सब उसके गुलाम हैं। वाह वाह वाह, सिर्फ MNA है और कुछ भी नहीं है। वो मुर्गियाँ हैं तो उसका सारा कारोबार उन्होंने संभाला है, गन्ना है तो चीनी की सारी फैक्ट्रियाँ इनकी हैं, सारी मिलें इनकी हैं। तो नाजरीन, बाबों को सियासत से निकालिए, ये बाबे थिंक टैंक में बैठ जाएं और बच्चों को मशवरे दें, सिर्फ मशवरे दें, और बच्चे वो मशवरा लें जो मुल्क के लिए सही हो। व्हाट्स राइट फॉर पाकिस्तान, नॉट व्हाट्स राइट फॉर देम, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। अगर हमने ये कर लिया तो ना सिर्फ हम दहशतगर्दी को शिकस्त दे देंगे, हमारा मुल्क भी तरक्की की तरफ गामजन होगा। वरना फिर वही होगा जो होता रहा है हमेशा, चल चला, भूल गया, फिर हुआ, फिर 4 तकरीरें आई, फिर 4 बातें हुई, फिर 2 बातें इसने की, फिर 2 बातें उसने की, रात कही बात कही, फिर मियाँ साहब की जगह कोई और आ जाएगा, फिर कोई और आ जाएगा, इसी तरह से मुल्क चलता रहेगा। फिर एक जरदारी के तरह का डाकू आ जाएगा जो बम्बीनों सिनेमा से टिकटें ब्लैक करता हुआ तो वो भी लूट मार करके चला जाएगा। ये लूट मार अब रोकनी पड़ेगी। और ताल कादरी साहब हैं तो अमेरिका आके बैठ गए, जी मैंने दिल को प्रॉब्लम हुई है, उनकी एंजियोप्लास्टी हुई, तो एंजियोप्लास्टी कौन सी बड़ी बात है, मेरी माँ की कई दफ़ा हुई थी, बिग डील। शायद लोग गिरफ्तारी से बचने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सी बातें लोग कर सकते हैं। तो ये सारे सियासतदान जो हैं, ये सियासतदान एक जगह पर बैठे हो, तमाम मदरसे जो पाकिस्तान में है इनको बैन कर, एवरी मदरसा इन पाकिस्तान शुड बी क्लोज्ड, बिकॉज वहाँ से टेररिज्म स्टार्ट होती है, वहाँ से करिकुलम जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वहाँ से। तो व्हाट वी शुड डू, बिकॉज वी आर मुस्लिम कंट्री, इन एवरी स्कूल वी शुड हैव एन अरबिक आवर, जैसे हमारे ज़माने में होता था जब हम बच्चे थे, हमें अरबी पढ़ाई जाती थी स्कूलों में। 5वीं जमात तक बच्चे को कुरान पढ़ा दिया जाए, कम से 2-4 हज़ार हदीसें उसे आती हों, 5वीं जमात तक बच्चा बिल्कुल कुरान पढ़ चुका हो, 6ठी में न जाए तब तक उसने कुरान न हिफ्ज़ कर लिया हो, हिफ्ज़ ना सही पढ़ लिया हो, और जो हिफ्ज़ करना चाहते हैं उन्हें स्कूल में ही हिफ्ज़ कराइए। 5 साल लग जाएंगे, 6 साल लग जाएंगे, लेकिन बच्चा कर लेगा।
अपनी पेस पर। ये मदरसे ख़त्म कीजिए, क्योंकि दैट इज़ द की टू टेररिज्म, द मदरसास इन पाकिस्तान। वी नीड टू स्टॉप दिस मदरसास। इस्लामिक एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन कैन बी गिवन इन पब्लिक स्कूल अंडर द आई ऑफ द गवर्नमेंट, अंडर द गवर्नमेंट प्लान। एजुकेशन को चेंज कीजिए। हमारी हिस्ट्री बहुत रिच है, अपने बच्चों को अपनी तारीख पढ़ाइए। अयूब खान ने जो सबसे बड़ा जुल्म पाकिस्तान के साथ किया था, उसने हमारी एजुकेशन का स्टैंडर्ड गिरा दिया था। उससे पहले पाकिस्तान का मैट्रिक पढ़ा हुआ लड़का आज के एमए से बेटर था, और अब देखें क्या हुआ। तालीम को वापस लाए। मुशर्रफ ने एक काम बहुत अच्छा किया था, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। थिंक ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट देन एनीथिंग एल्स। नाज़रीन, मेरा ये प्रोग्राम जो आज था इख्तिताम पर आ गया है, और मैंने जो कुछ भी कहा है ये इसलिए नहीं कहा कि मैं किसी से इंतकाम लेना चाहता हूँ या किसी के खिलाफ हूँ। हमने सब कुछ खोल के आगे रख दिया। अगर आप इस हक में हैं कि आपके मजलूम बच्चे मार दिए जाएं, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। उन मासूमों का गुनाह क्या था। और ये बच्चे पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी हो चुका है। लोगों को चुन चुन कर मारा गया है, कुछ ईसाइयों को मारा गया है, कुछ शिया को मारा गया है। This thing need to be stopped. We human, we Muslims, we shouldn't be killing each other. That's wrong. नाज़रीन, हमें क्या करना चाहिए? हमें करना तो ये चाहिए कि अब दुनिया के लिए मिसाल बने। हम हज़रत उमर फ़ारूक की कौम हैं, उनमें से आए हैं हम, उसी कौम में से। उनकी बनाई हुकूमत को तो दुनिया देखती है और उस तरह से हुकूमत चलाने की कोशिश करती है, लेकिन हमने क्या कर रखा है अपने मुल्क में? तबाह बर्बाद कर दिया है। बेस्ट सिस्टम वाज इस्लामिक सिस्टम, जो आका मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सेटअप किया था। वो सिस्टम कहाँ गया? उसकी कोई चीज़ें ले आई है। सबसे पहले तो उसकी सर कलम करने की बात लेके आई है। इन दहशत गर्दों के बरसरेआम सर कलम किए जाएं। टेक द नेक ऑफ, लाइक सऊदी अरेबिया, कट द नेक ऑफ ऑल दीज टेररिस्ट। दैट्स व्हाट वी शुड डू टू देम। अगर किसी को मेरे प्रोग्राम से तकलीफ पहुंची हो तो माफ़ी चाहता हूँ, किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं किया था। चलता हूँ, फिर हाजिर होऊंगा अगले प्रोग्राम में। और एक बार फिर मैं यार भाई का और मुबशर लुकमान का शुक्रगुजार हूँ। भाई, थैंक यू वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस यू। और आखिर में हमेशा कहता हूँ, फॉरगेट अबाउट द रेस्ट, वाह टीवी इज़ द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदा हो, पाइंदाबाद। दर्द छोड़ हाल में मान मखनू आखा, मान मखनू आखा। अजना
साल दुखाती रोटी सोलह साल आहे दबाल बाले मायनी दर्द छोड़ दाल मायनी हुसैन फकीर नवारा हुसैन फकीर नवारा शामिल दीवान हार छोड़